हर पढ़ने वाला स्टूडेंट 10th और 12th के बाद एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अब उसके सामने बहुत से रास्ते होते हैं और बहुत सी मंजिलें भी। वो क्या करे क्या ना करे। बच्चों, कैरियर शब्द से आप क्या समझते हैं? मैंने इस शब्द का अर्थ जानने के लिए अनेकों शब्दकोशों और डिक्शनरीज को देखा। मुझे उसके कुछ मीनिंग्स भी मिले, जैसे जीवन वृत्ति, जीवन यात्रा आदि। लेकिन जिस अर्थ ने मुझे सबसे ज्यादा अपील किया वह है जीवन। जी हाँ, मेरा मानना है कि कैरियर हमारा जीवन ही है। यह वह चीज है जो हमारे आने वाली जीवन की खुशियों से, इच्छाओं से व सपनों से जुड़ा हुआ है। बच्चों, मेरा मानना है कि किसी इंसान के दो जन्म होते हैं। मेरी दृष्टि में दूसरा जन्म तब होता है जब आप एक नए करियर में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं इन दोनों जन्मों में क्या फर्क है? पहले जन्म से दूसरे जन्म के बीच में आप अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब आपका दूसरा जन्म हो जाता है, अर्थात आपका एक अच्छा कैरियर बन जाता है, तो आप खुद पर निर्भर होने लगते हैं, यानी आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो कैरियर का दूसरा अर्थ है आत्मनिर्भरता। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम अपने कैरियर को लेकर कोई रिसर्च करते हैं या इसको लेकर कोई होमवर्क करते हैं? शायद नहीं, या उतनी गंभीरता से नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि आज भी हम अपने कैरियर का चुनाव जो करते हैं उसके लिए हमारी अप्रोच बहुत रैंडम है। इसमें ना ही कोई स्ट्रैटेजी है, ना ही कोई प्लानिंग। बच्चों, हम लोग अपने कैरियर का चुनाव अक्सर 3 तरीके से करते हैं। नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं। नंबर 2, और लोग क्या कर रहे हैं। और नंबर 3, हमें क्या बनना चाहिए, ऐसा बड़े हमें समझाते हैं। अब नंबर 1 से बात करते हैं। नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं। बच्चों, यह अक्सर देखने में आया है कि हम जैसा कर रहे होते हैं उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे चलाना चाहते हैं। जैसे किसी बच्चे ने किसी विषय में 11th 12th किया है तो यह मान लेता है कि हाँ, मुझे इन्हीं विषयों को लेकर आगे कुछ करना है, भले ही उन विषयों में या उनमें कुछ आगे करने में उसकी कोई रुचि है या नहीं। दूसरी बात, और लोग क्या कर रहे हैं। इससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। हमारे आसपास डॉक्टर्स, सीए, लॉयर आदि ऐसे लोगों को हम देखते हैं और इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं एक डाकू बनना चाहता था। इसका कारण यह था कि एक समय मैंने शोले फिल्म को बहुत देखा। उसमें मुझे डाकुओं का किरदार इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि मैं डाकू बनूंगा। यहां तक भी होता था कि यदि मैं किसी मेले आदि में जाता था तो वहां से भी बंदूक खरीद के लाता था। 1-2 बार मैंने घर में कहा कि मुझे एक घोड़ा खरीदना है। घर वाले कहते थे, अरे भाई, बच्चे साइकिल मांगते हैं, बाइक मांगते हैं और तुझे घोड़ा चाहिए। तो बच्चों, हम अपने आसपास के माहौल में जिन लोगों को देखते हैं उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। जो चीज हमें बचपन में पसंद होती है, बड़े होने तक भी उसमें उतनी ही रुचि रहे, यह जरूरी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट बदल भी सकता है। बचपन की हमारी सोच में क्योंकि परिपक्वता की कमी होती है, तो यह मात्र एक चाइल्ड फैंटेसी भी हो सकती है, जैसे मेरा डाकू वाला एग्जाम्पल। यह हमारी नेचुरल कॉलिंग नहीं होती। नेचुरल कॉलिंग हमें समय के साथ आती है और हमारा कैरियर बनाने में सहायक होती है। चलिए बात करें नंबर 3 की। नंबर 3, तीसरी चीज जो हमें प्रभावित करती है कैरियर बनाने में, वो ये है कि हमें क्या बनना चाहिए, ऐसा बड़े हमें समझाते हैं। अब बड़े भी जो हमें समझाते हैं वह या तो अपनी जानकारी के हिसाब से या अपने अनुभव के हिसाब से या आसपास अपने कैरियर में सफल लोगों के अनुसार हमें बताते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल कि अपने कैरियर को चुनने का क्या हो सही तरीका। अपने लिए सही करियर चुनने का बेस्ट तरीका यह होगा कि हम खुद से 3 सवाल पूछें। जी हाँ, हम खुद से 3 सवाल पूछें और सवालों के जो जवाब हमें मिलें
उसके अनुसार अपने लिए सही करियर का चुनाव करें। सवाल ये कि ये 3 सवाल हैं क्या? ये 3 सवाल हैं बच्चों। पहला सवाल, हम क्या करते रहना चाहते हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट या रुचि, अर्थात किस काम में हमारी दिलचस्पी है। दूसरा सवाल, हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारी एप्टीट्यूड, हमारी एबिलिटीज, अर्थात हमारी योग्यता, हमारी अभिरुचि या किसी कार्य करने के लिए हमारी उपयुक्तता। तीसरा सवाल, हम क्या हैं, क्या है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व या हमारी शख्सियत। चलिए इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हम क्या करते रहना चाहते हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट या रुचि, अर्थात किस काम में हमारी दिलचस्पी है, क्या करने में बहुत मजा आता है, समय का पता ही नहीं चलता कहां गुजर गया। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, यानी हमारी एप्टीट्यूड और एबिलिटी, अर्थात हमारी योग्यता या अभिरुचि या किसी कार्य के लिए हमारी उपयुक्तता। दूसरे अर्थ में तो कहें तो किस कार्य में हम नेचुरली या प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, या हमारा ऐसा पोटेंशियल जिसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब यह गुण या तत्व हमारे अंदर अधिकता में होता है तो इसी को टैलेंट भी कहा जा सकता है। तीसरा सवाल, हम क्या हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व या हमारी शख्सियत। हमारी पर्सनैलिटी हमारे करियर के साथ मैच होनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, यदि कोई बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि वह इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी भी है, और जैसे ही वह लोगों के सामने बोलना शुरू करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई पायलट बनना चाहता है लेकिन ऊंचाइयों से डर लगता है, तो क्या वह एक सफल पायलट बन सकता है? ऐसा नहीं है कि वे बच्चे यह काम नहीं कर सकते, लेकिन वह उस काम में कितने सफल होंगे यह नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष यह है कि हमारे करियर का चुनाव इन 3 चीजों, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई करियर इन तीनों चीजों के साथ मेल खाता है तो यकीनन रूप से वह करियर आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त हो सकता है, और आपके उस करियर में सफल होने के चांसेस 100% तक हो सकते हैं। अब यदि हम इंटरेस्ट का I, एप्टीट्यूड का A और पर्सनैलिटी का P ले लें तो एक टर्म बनती है IAP, यानी यदि हम अपना IAP असेसमेंट कर लें या करवा लें तो उसके आधार पर कोई 3 या 4 करियर हमारे सामने आ सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट करियर हो सकते हैं। इस प्रकार के टेस्ट या असेसमेंट्स साइकोमेट्रिक टेस्ट की श्रेणी में आते हैं। आप लोग किसी साइकोलॉजिस्ट, कैरियर एक्सपर्ट या कैरियर काउंसलर के माध्यम से इस प्रकार के टेस्ट अपने या अपने बच्चे के लिए करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी इस प्रकार के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग इस प्रकार के टेस्ट बच्चों पर कंडक्ट करते हैं और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट तैयार होती है उसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ 3 कैरियर हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं। एक बार बच्चों के लिए कैरियर फील्ड्स का चुनाव हो जाने से हम यह देखते हैं कि उस फील्ड में जाने के लिए कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, वह कोर्सेज किन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं, औपचारिकताएं, एंट्रेंस टेस्ट या प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इन सब का मार्गदर्शन हम बच्चों का करते हैं। अपने चुने हुए कैरियर के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा विचार है कि आप उसमें एक इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन को जब ज्वाइन करता है तो शुरू के कुछ महीनों में उसको एक इंटर्नशिप करनी होती है। आपको भी ऐसी ही एक इंटर्नशिप करनी चाहिए। इससे आप उस करियर को सावधानी पूर्वक देख सकेंगे। आप देख सकेंगे कि करियर कैसा है, जॉब कैसा है, उसमें क्या डेली एक्टिविटीज होती हैं, उसको कैसे करना होता है। इससे उस करियर के प्रति आपकी सूटेबिलिटी पता चलेगी। इतनी सब रिसर्च करने के बाद
अपना मनपसंद करियर चुनने के लिए आप तैयार हैं। आपको यह देखना होगा कि जो आपने कुछ करियर फील्ड चुनी है उनमें आपको सबसे ज़्यादा संतोष, सबसे ज़्यादा सुख और संतुष्टि देने वाला जॉब कौन सा है। यही आपकी फाइनल चॉइस हो सकती है। एक बार आपने अपने करियर का चुनाव कर लिया तो उसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करें। लॉन्ग टर्म गोल्स पूरा होने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स 6 महीने से 3 साल तक में पूरे होते हैं। अगर आपने अपने करियर का लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया है तो शॉर्ट टर्म अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन अभी आप 12th कर रहे हैं तो आईएएस बनना आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ। आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल यह होगा कि पहले अपनी 12th पूरी करें, उसके बाद ग्रेजुएशन, क्योंकि आईएएस बनने के लिए आपका ग्रेजुएट या स्नातक होना जरूरी है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हमें अपने करियर का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सिस्टम या मेथड फॉलो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, प्रत्येक छात्र के जीवन में क्लास 10th एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। जिन छात्रों ने 10th क्लास पास कर ली है, अब उनके सामने एक बड़ा सवाल यह होता है कि 10th के बाद क्या करें। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं कि 10th के बाद उनके सामने क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं या क्या कैरियर पॉसिबिलिटीज हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, चाहे तो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ी जा सकती है और कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि 10th के बाद सीधे जॉब कर ली जाए, और जहां तक जॉब करने की बात है तो 10th के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में नौकरियों के अपार अवसर हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। 10वीं के बाद तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। ये पढ़ाई भी 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1, आप 11th-12th कर लें। नंबर 2, 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स कर लें। बात करते हैं नंबर 1 की, आप 11th-12th कर लें। 11th और 12th मुख्यतः 3 स्ट्रीम्स में की जा सकती है: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इन तीनों स्ट्रीम्स में 11th-12th करने के अलग अलग फायदे हो सकते हैं, और इन स्ट्रीम्स के हिसाब से ही आपके लिए आगे की करियर की संभावनाएं खुल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने साइंस विषय में 12th किया है तो आपके लिए आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र खुल जाते हैं। 12th कॉमर्स करने वालों के सामने सीए, सीएस, बीबीए, बीकॉम आदि अनेकों अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी प्रकार आर्ट्स विषय से 12th करने वालों के सामने भी कैरियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, जैसे मैनेजमेंट, लॉ, फैशन डिजाइनिंग आदि। नंबर 2, 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स कर लिया जाए। 10th के बाद की जाने वाली पढ़ाई में दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स किया जा सकता है, जिससे आपको किसी खास ट्रेड, क्षेत्र या विषय का एक तकनीकी ज्ञान मिल जाता है। इन कोर्सेज को करने के बाद ना सिर्फ आपके सामने रोजगार या नौकरी की संभावनाएं पहले से बढ़ जाती हैं, बल्कि आप खुद का कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए किसी खास स्किल या कौशल की जरूरत होती है, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने मोबाइल रिपेयरिंग में एक तकनीकी कोर्स कर लिया है, तो आपको अपने व्यवसाय में ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जिनको करके आप अपने एक खास कौशल को निखार सकते हैं और अपने करियर की उड़ान को नए पंख दे सकते हैं।
इस प्रकार के कोर्सेज को 4 श्रेणियों में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर 1 ITI, नंबर 2 पॉलिटेक्निक, नंबर 3 पैरामेडिकल और नंबर 4 अन्य कोर्सेज। चलिए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं इन चारों प्रकार के कोर्सेज के बारे में। नंबर 1 ITI। ITI कोर्स खास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो जल्दी नौकरी करना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। ITI करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट नौकरी आसानी से पा सकते हैं। इस कोर्स में अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ITI के सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजेस मौजूद हैं और कई यूनिवर्सिटीज भी इस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। बता दें, जो छात्र ITI से डिप्लोमा करता है उसे किसी एक विशेष ट्रेड से ही अपना डिप्लोमा प्राप्त करना होता है। जैसे कि अगर छात्र की रुचि इलेक्ट्रिकल में है तो वह इलेक्ट्रिकल से ITI का डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। मैकेनिकल, फिटर, कंप्यूटर इत्यादि दूसरी शाखाओं में भी ITI का डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक ट्रेड चुनकर अपना ITI का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरकर जमा करना होगा और ये फॉर्म हर साल जून से अगस्त के बीच में निकलते हैं। ITI डिप्लोमा करने के बाद आपके सामने नौकरी के बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। कई सरकारी व प्राइवेट संस्थान वैकेंसीज निकालते हैं जिसमें ITI डिप्लोमा मांगा जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप खुद का भी कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ITI के ट्रेड्स की संपूर्ण लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कम पैसे और कम समय में अच्छे करियर के अवसर उपलब्ध कराते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कार्यक्रम के पूरा होने के बाद इंजीनियरिंग ट्रेडों के साथ साथ गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में भी छात्रों को विशेष रूप से संबंधित स्ट्रीम्स या विषय के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने में मदद करने के लिए विशेष रूप से जानकारी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक टेक्निकल डिग्री है। इसमें आपको एक अच्छी नौकरी मिलने में मदद मिल सकती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से प्रारंभिक स्तर पर जूनियर लेवल्स की जॉब आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन हायर लेवल की नौकरी के लिए आगे अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप कुछ हायर कोर्सेज करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे बीटेक लेटरल एंट्री स्कीम द्वारा, AMIE और तीसरा अपनी संबंधित डोमेन में ग्रेजुएशन। सबसे पहले बीटेक लेटरल एंट्री स्कीम। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। खासकर इंजीनियरिंग डोमेन से पॉलिटेक्निक किए छात्र सीधे बीटेक या BE का चयन कर सकते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है कि ऐसे छात्र इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सीधे दूसरे वर्ष में शामिल हो सकते हैं या बीटेक BE के तीसरे सेमेस्टर में शामिल हो सकते हैं। नंबर 2 AMIE का अर्थ है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। AMIE इंजीनियरिंग में बीटेक स्तर की परीक्षा है, जिसे सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, AICTE, UPSC व प्राइवेट सेक्टर्स आदि द्वारा BE बीटेक के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि AMIE परीक्षा पास करने वालों को नौकरी के साथ साथ उच्च शिक्षा दोनों में समान अवसर मिलेंगे। AMIE करने का एक बड़ा आकर्षण यह है कि यह एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है, जिसका अध्ययन डिस्टेंस एजुकेशन मोड में किया जा सकता है तथा रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने की अनिवार्यता इसमें नहीं है। नंबर 3 संबंधित डोमेन में ग्रेजुएशन। बीटेक और BE कोर्सेज के अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के पास अपने संबंधित डोमेन में 3 साल के नियमित ग्रेजुएशन कोर्स में शामिल होने का विकल्प भी मौजूद है।
लेकिन इसके लिए उम्मीदवार के पास 12वीं का रिजल्ट तथा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तभी उन्हें इसमें एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के उपरांत रोजगार के अवसरों की। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कई छात्र करियर के शॉर्टकट का नाम देते हैं, क्योंकि यह उन्हें एक रोमांचक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करता है। ऐसे में वो पीएसयू की नौकरी तथा सरकारी सेवा क्षेत्र में शामिल होने, प्राइवेट कंपनियों के साथ नौकरियां लेने, यहां तक कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे, भारतीय सेना, गेल, ओएनजीसी, डीआरडीओ, बीएचईएल, एनटीपीसी, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, सिंचाई विभाग आदि में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ग्रेजुएट्स की मांग हमेशा बनी रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तरह ही निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को हायर करती हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए एक और उत्कृष्ट करियर विकल्प स्वरोजगार है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले छात्र आसानी से कंप्यूटर की मरम्मत के लिए एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले कोई भी छात्र अपना खुद का गैराज या ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप शुरू कर सकता है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कोर्सेज की लिस्ट मैं दे रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए। तीसरा ऑप्शन है पैरामेडिकल। यदि आप 10th के बाद सीधे मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैरामेडिकल यानी वो क्षेत्र जिसमें काम करने वाले व्यक्ति को सहायक चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से डॉक्टर की तरह ही काम करते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आप आराम से एक अच्छी खासी नौकरी भी पा सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल का विकल्प चुनते हैं तो ऐसे कई सरकारी और निजी संस्थान हैं जहां से पैरामेडिसिन की पढ़ाई की जा सकती है। 10वीं पास विद्यार्थी इन संस्थानों से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पैरामेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए कुछ प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज इस प्रकार हैं, आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10वीं के बाद ये डिप्लोमा कोर्स करने पर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी भी कहते हैं, आदि में मेडिकल असिस्टेंट्स या मेडिकल लैब्स में लैब टेक्नीशियन या सहायक के तौर पर नौकरी अभ्यर्थी को मिल जाती है और 2 से 4 लाख तक का सालाना वेतन भी कमाया जा सकता है। उपरोक्त तीनों प्रमुख प्रकार के कोर्सेज के अलावा 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो कुछ अन्य विकल्प हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी आदि। साथ ही कुछ कम अवधि के कोर्सेज भी किए जा सकते हैं, जैसे टीटीपी, टेली, पीजीडीसीए, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि भी रोजगार के अच्छे स्रोतों के रूप में सामने आए। एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, कोई चाहे तो 10th के बाद सीधे जॉब भी कर सकता है। हालांकि ये पद काफी जूनियर या लोअर रैंक के होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में इन पदों पर नौकरियों के अपार अवसर हैं, जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। सरकारी नौकरी आज भी भारतीय युवाओं के लिए सर्वाधिक चुनिंदा करियर विकल्प बना हुआ है। हर साल कई सरकारी विभाग 10वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के लिए कई नियमित भर्तियों की घोषणा करते हैं। ये घोषणाएं आमतौर पर समाचार पत्रों में, विज्ञापनों में एवं आधिकारिक वेबसाइट्स पर अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से की जाती है। 10वीं के बाद सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख सेक्टर्स हैं डिफेंस, रेलवे, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेक्टर, राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी एवं पुलिस। इन संगठनों की जॉब सिर्फ सैलरी के तौर पर ही आकर्षक नहीं है, बल्कि जॉब सेटिस्फेक्शन के परिप्रेक्ष्य में भी ये जॉब्स काफी अच्छे होती हैं। वैसे तो इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक या 10वीं होती है, परंतु कुछ पदों के लिए आईटीआई डिप्लोमा
और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की तरह विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। 10th पास अभ्यर्थियों को मिलने वाले कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल्स की लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा HAL, ONGC, BHEL आदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में व प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों में भी कम रैंक के पदों के लिए मैट्रिक पास छात्रों की भर्ती की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि 10th क्लास के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको अपनाकर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अपने लिए अत्यंत उपयोगी पाया होगा। अपने कमेंट्स और विचार हमें जरूर भेजें। जब आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पूरे होते हैं तो आप एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन यह समय अपने साथ एक बड़ी चुनौती भी लेकर आता है और वह चुनौती है 11th क्लास में सही स्ट्रीम का चुनाव करना। आप खुद को एक ऐसे तिराहे पर पाते हैं जहां आपको यह चुनना है कि तीनों स्ट्रीम में से ऐसी कौन सी स्ट्रीम है या ऐसी कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए जो आपको एक सफल कैरियर की ओर ले जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर तलाशना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय लिया गया आपका एक गलत निर्णय आपको जीवन भर सताता रह सकता है। समस्या हमारी सोच से ज्यादा विकट है क्योंकि बहुत कम छात्रों को यह पता होता है कि वे 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं और उसमें सफल होने के लिए उन्हें किन विषयों को चुनने की जरूरत है। उनके लिए यह चुनाव बहुत स्पष्ट होता है, जबकि अधिकतर छात्रों को तो अभी तक अपनी कैरियर महत्वाकांक्षाओं का भी ज्ञान नहीं होता। तो सही सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनना तो उनके लिए दूर की बात हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां छात्रों को अपने फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो कक्षा 11वीं का इतना बड़ा फैसला उनके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। यही कारण है कि ज्यादातर छात्रों को उनके इस अगले कदम को तय करने में एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत उनको सभी प्रकार के विकल्पों और उनके अनुसार स्वयं को जानने का गहन ज्ञान दिया जाना जरूरी है, जो उनको सही निर्णय लेने में मदद करे, क्योंकि एक गलत सूचना या एक गलत प्रभाव उनको एक ऐसे करियर में धकेल सकता है जो उनके लिए बना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर, और आज आपके लिए लाया हूं एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। जी हां, एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जिसको अपनाकर आप क्लास 11th में अपने लिए वो स्ट्रीम चुन सकते हैं जो आपको सूट करेगी और इसीलिए आपके लिए बेस्ट होगी। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपको एकेडमिक सफलता दिलाएगी, बल्कि आपके फ्यूचर गोल्स को प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगी। ये 3 स्टेप्स क्या हैं, उनको तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं उन सभी स्ट्रीम्स ऑप्शंस के बारे में जो आपको 11th में ऑफर की जाती है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 11th में छात्रों को 3 बेसिक स्ट्रीम्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज ग्रुप भी कहा जाता है। सबसे पहले यदि साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम अभी तक की सबसे लोकप्रिय स्ट्रीम है, जो अधिकांश छात्रों द्वारा चुनी जाती है। यह स्ट्रीम विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के सर्वाधिक विकल्प उपलब्ध कराती है। साइंस स्ट्रीम में मुख्य विषयों के रूप में फिजिक्स और केमिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स और बायोलॉजी होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः पीसीएम और पीसीबी भी कहते हैं। पीसीएम भी लेने का विकल्प भी होता है। साइंस के छात्र अन्य स्ट्रीम से भी ऑप्शनल या ऐच्छिक विषय चुन सकते हैं, जैसे कॉमर्स से इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज से साइकोलॉजी आदि। साइंस स्ट्रीम
मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और प्योर साइंस जैसे कई आकर्षक पारंपरिक करियर विकल्प प्रदान करती है। स्कूल में साइंस का चयन करने वाले छात्र अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए साइंस के अलावा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का भी विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी स्ट्रीम यानी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम भी चुनने के लिए एक लोकप्रिय स्ट्रीम है। कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स मुख्य विषयों के रूप में होते हैं और मैथ्स ऑप्शनल होता है। कॉमर्स स्टूडेंट छात्र ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से तो ऑप्शनल चुन सकते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम से नहीं। मैथ्स के साथ कॉमर्स लेना फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। कॉमर्स का चयन करने वाले छात्र भारत में स्नातक अध्ययन के लिए साइंस स्ट्रीम का चयन नहीं कर सकते हैं, हालांकि वे ह्यूमैनिटीज विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। तीसरी स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज या आर्ट स्ट्रीम। अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल साइंस या लैंग्वेजेस आदि में अच्छी कमांड है और आपको किसी अन्य स्ट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए। इस स्ट्रीम के द्वारा भी आपके लिए अनेकों करियर फील्ड्स में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम में सोशल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स या मुख्य विषयों के रूप में शामिल होते हैं। ऐच्छिक विषयों में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग शामिल हैं। ह्यूमैनिटीज के छात्र मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, कम्युनिटी सर्विस और टीचिंग आदि में करियर चुन सकते हैं। ह्यूमैनिटीज का चयन करने वाले छात्र भारत में ग्रेजुएट स्टडीज के लिए साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का चयन नहीं कर सकते। हालांकि यदि छात्र के पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, तो वह कॉलेज स्तर पर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का अध्ययन करने का विकल्प चुन सकता है। तो यह तो बात की हमने तीनों स्ट्रीम्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं वो 3 स्टेप स्ट्रेटेजी जो आपको आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद करेगी। स्टेप नंबर 1, आपके करियर गोल्स। स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस में आपके करियर गोल्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं और चूंकि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन आपके करियर के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए पहले उन्हें पहचानें और सेट करें। एक पीसफुल और फ्रेश माइंड के साथ बैठकर सोचें कि आप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद खुद को क्या और कहां देखना चाहेंगे। दोस्तों, ये केवल आपके करियर गोल्स ही होते हैं जो आपके स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जाने से पहले जीवन में अपने लक्ष्यों को अवश्य ही निर्धारित कर लें। यहां मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी कल्पना से बाहर निकलें और भीड़ का अनुसरण ना करें। एक बार आपने अपने करियर गोल्स डिसाइड कर भी लिए, तो यह देखना भी नितांत महत्वपूर्ण है कि क्या आप उन्हें पाने की भी क्षमता रखते हैं। और जहां तक सवाल है अपनी क्षमताओं को जानने का, तो उसके लिए जरूरी होगा खुद को जानना। तो आपका स्टेप नंबर 2 है स्वयं को जानिए। यह सच है कि हम अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस व्यावसायिक दुनिया में खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए यदि कुछ टाइम टेस्टेड मेथड्स जैसे स्वयं का स्वॉट एनालिसिस और IAP असेसमेंट आदि का उपयोग आपको शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। यानी आपकी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे या जोखिम। यह विश्लेषण पेशेवर दुनिया में कंपनी या किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक जाना माना तरीका है। इसका उपयोग किसी बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि वह क्या अच्छा कर सकता है, यानी उसकी ताकत, कहां वह पिछड़ जाता है, यानी उसकी कमजोरी, किन अवसरों का वह अधिकतम लाभ ले सकता है, कहां उसकी चुनौतियां हैं
यानी उसके लिए खतरे या जोखिम। यानी हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कमजोरियों को कम करते हुए उन अवसरों का अधिकतम फायदा लें जो हमारे सामने है। एक व्यक्तिगत SWOT विश्लेषण आपके विषय विकल्पों की खोज में आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। यह आपके व्यक्तित्व की ताकत और कमजोरियों के आधार पर आपको एक इंसाइट प्रदान करता है कि आप अपने आगे क्या चुनौतियां देखते हैं और भविष्य में आपके आसपास क्या अवसर मौजूद है। दोस्तों, वो दिन गए जब हम लिमिटेड सब्जेक्ट के आधार पर करियर ऑप्शंस चुना करते थे। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के विषय हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप जारी रखना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जिन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ना चाहते हैं, और फाइनली जिन सब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज्ड या अनिश्चित हैं उनकी। अब जिन विषयों के बारे में आप उलझन में हैं, बस यह देखें कि क्या आप वास्तव में उन्हें पसंद करते हैं। यदि हां, तो क्या आप उनके लिए वह योग्यता या पोटेंशियल रखते हैं कि यदि आपको एक सही मार्गदर्शन और कोचिंग प्राप्त हो जाए तो आप उसमें और सुधार कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई विषय आपको पसंद होना अलग बात है और उस विषय में अच्छा होने और आगे निखरने की योग्यता होना अलग बात है। इसलिए इस अंतर को ध्यान में रखकर ही विषयों का चुनाव करें। SWOT एनालिसिस स्वयं के बारे में जानने का निसंदेह एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यदि आप किसी खास विषय के संबंध में अपनी सुटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उन विषयों को IAP अर्थात अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के मानकों पर भी परख सकते हैं। आपका IAP यानी आपका इंटरेस्ट या रुचि, एप्टीट्यूड या आपकी नेचुरल एबिलिटी या योग्यता और पर्सनैलिटी अर्थात आपका व्यक्तित्व आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब यदि इंटरेस्ट की बात करें तो सर्वप्रथम उन विषयों के बारे में सोचें जो आपको खुश करते हैं और आप उनका अध्ययन करने का आनंद लेते हैं। बिना रुचि या इंटरेस्ट के आप किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। किसी विषय को दिलचस्पी लेकर पढ़ने से आपको ज्यादा शीघ्रता से और बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि आपका विषय विशेष में इंटरेस्ट होना चीजों को सरल और सहज बनाने में मदद करता है। कक्षा 10वीं तक आपके पास उन विषयों को जानने के लिए पर्याप्त समय होता है जिनमें आप अच्छे से स्कोर करते हैं और उनके अध्ययन का आनंद भी लेते हैं, उनके बनिस्बत जिन्हें आप नापसंद करते हैं। दूसरी चीज है एप्टीट्यूड या योग्यता। हो सकता है कि आप किसी विषय में रुचि रखते हो और उसे आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके पास उन विषयों को लेकर एक वांछित योग्यता या एप्टीट्यूड ही ना हो, जिसको हम अंतर्निहित क्षमता या प्रतिभा भी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम को लेकर आप उसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की। यदि आप जानते हैं कि आपका वास्तविक व्यक्तित्व क्या है और उसके आधार पर कौन सा करियर भविष्य में आपको ज्यादा सूट करेगा, तो आप उसके अनुसार स्ट्रीम चुन सकते हैं। इसके लिए आप एक पर्सनैलिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं और फिर उसी के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं। कुछ व्यवसाय विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक आउटगोइंग व्यक्ति हैं और वास्तव में लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो आप सेल्स में करियर बनाने पर विचार कर सकते हैं। और सेल्स के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए निश्चित रूप से कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना होगा। अपने करियर को लेकर खुद को जानना तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन यदि हम इस संबंध में अपने बड़ों से
और अनुभवी लोगों से सलाह करें, उन्हें विश्वास में ले लें और उनका समर्थन भी प्राप्त कर सकें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अतः हमारा थर्ड स्टेप है अपने बड़ों से और अनुभवी लोगों से सलाह करना और उनसे इस संबंध में खुलकर बात करना। इसकी शुरुआत क्यों ना आप अपने माता पिता व शिक्षकों से ही करें, क्योंकि उनसे अच्छा शुभचिंतक आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे एक ओपन और फ्रैंक डिस्कशन करें और उनकी सलाह और सुझावों को ध्यान में रखें। लेकिन कई बार देखने में आता है कि अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ एक स्वस्थ चर्चा के बाद भी आप में से कई अभी भी भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में एक प्रॉपर क्लैरिटी के अभाव में आप अपने पैशन को नजरअंदाज करके गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके बहुत खराब परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने करियर की योजनाओं पर चर्चा करने और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक अच्छे करियर काउंसलर की सेवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। करियर काउंसलर आपका करियर असेसमेंट या विशेष रूप से आप पर एक स्ट्रीम सिलेक्शन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह का टेस्ट एक विशेष स्ट्रीम के प्रति आपके झुकाव को समझने में मदद करेगा और आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट, योग्यता यानी एप्टीट्यूड और व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीम की पहचान करेगा। इन तीनों के महत्व पर हमने पहले चर्चा भी की है। इस प्रकार के टेस्ट साइकोलॉजिस्ट, एकेडमिक काउंसलर्स और एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट के द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक डिजाइन किए जाते हैं। एक बार आपका मूल्यांकन होने के बाद आप अपने अगले चरणों की योजना बनाने में मदद करने के लिए काउंसलर के साथ मीटिंग करके व्यक्तिगत परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके काउंसलर सही विषयों का चयन करके आपको भविष्य के सफल करियर का पूरा रोड मैप दे सकते हैं। देखिए, ये केवल और केवल आप ही हैं जिसे अपने जीवन को जीना है और उसका सामना करना है। अपने बारे में सोचने का यही सही समय है और साथ ही यह सोचने का भी कि अपने भविष्य के लक्ष्यों तक आप कैसे पहुंचेंगे। आखिरकार यह आपका खुद का करियर है और अंत में आपको खुद को ही जवाब देना होगा। इसलिए अपने सपनों को पूरा करें और जो भी चुने सोच समझकर और बुद्धिमानी से चुने। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र छोटा या आसान नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी डिमांड्स होती हैं और हर फील्ड में एक जबरदस्त कंपटीशन भी होता है। इसलिए आपको पहले से ही अपने करियर गोल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, फ्यूचर स्कोप आदि सब कुछ देखने की जरूरत है। याद रखें, कोई भी स्ट्रीम अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर वो आपको सूट करती है तो वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम है। आप अपने आप को समझने के लिए पर्याप्त समय लें और अपने द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति ईमानदार रहें। किसी भी क्षेत्र में सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलती है। यदि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं तो आप सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाव आपको आपकी स्ट्रीम चुनने में पूरी मदद करेंगे। यदि अभी भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक सवाल। अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन में एक बच्चे के लिए सबसे उथल पुथल वाला साल कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, जिस साल बच्चा 9th में आता है; बी, जिस साल बच्चा 10th में आता है; सी, जब बच्चा 11th में आता है; या डी, जिस साल बच्चा 12th में पहुंचता है। मेरे अनुसार सही ऑप्शन है सी, यानी जब बच्चा 11th क्लास में कदम रखता है। दरअसल 11th ही वह क्लास होती है जहां उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी होती है।
उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, यह फैसला करना ना तो उसके लिए और ना ही उसकी फैमिली के लिए बहुत आसान होता है। उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, यह वह सवाल है जिसके जवाब पर बच्चे का पूरा करियर या यूं कहें कि उसका पूरा फ्यूचर निर्भर करता है। यह उसके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट है जहां एक सही या गलत टर्न उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। 11th में क्या स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, इसको लेकर बहुत से बच्चे व उनके पेरेंट्स का विजन बिल्कुल साफ होता है और जहां ऐसा होता है वहां यह ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब शांतिपूर्वक हो जाता है। फिर यह उथल पुथल वाली बात, जी हां, यह उथल पुथल मस्ती है उन घरों में, उन परिवारों में जहां स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर वह बच्चा और उसके पेरेंट्स अलग अलग राय रखते हैं। उनके बीच मतभेद होते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है और पेरेंट्स कुछ और। एक रस्साकशी, एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इस समस्या का सबसे भयानक रूप तब सामने आता है जब कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के विरुद्ध 11th में साइंस छोड़ने की बात करता है और कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम को लेने की जिद पर अड़ जाता है। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा साइंस छोड़ने की बात कर रहा है तो वे बड़े चिंतित हो जाते हैं। उन्हें बच्चे का करियर खतरे में नजर आने लगता है। उन्हें अपने वे सारे सपने टूटते नजर आते हैं जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे थे। लोग क्या कहेंगे, यह बात भी कहीं ना कहीं उन्हें सताना शुरू कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी नौबत क्यों आती है? यहां कौन सही है, कौन गलत? क्या नॉन साइंस सब्जेक्ट सचमुच इतने खराब हैं? क्या उनमें कोई भविष्य नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका करियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर डॉक्टर विवेक जैन और आज के इस सेशन में इसी विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। आप इस चर्चा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे बहुत से काम की बातें। पहला सवाल यह उठता है कि बच्चा साइंस क्यों नहीं लेना चाह रहा है? कई कारण हो सकते हैं। पहला, उसका साइंस विषय में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर उसके पास एक क्लियर विजन है। दूसरा कारण, वह साइंस को कठिन मानता है और उसे अपनी क्षमता से अधिक पाता है और इससे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता है। तीसरा कारण, उसे साइंस पसंद तो है लेकिन साइंस में जितना परिश्रम चाहिए वह नहीं करना चाहता और 11-12 करने का एक अपेक्षाकृत आसान रास्ता चुनना चाहता है। चौथा और अंतिम कारण, वह अपने दोस्तों के प्रभाव से ऐसा कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसके ग्रुप के कुछ दोस्त साइंस छोड़कर कॉमर्स या आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं और वह उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। यदि साइंस को छोड़ने को लेकर या कॉमर्स या आर्ट्स अपनाने को लेकर कारण नंबर 1 या 2 है तो बच्चे के इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और इस फैसले में उसका साथ भी देना चाहिए। बच्चे ने यदि साइंस ना लेने का फैसला किया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। हालांकि बच्चे के करियर को लेकर पेरेंट्स की चिंता भी स्वाभाविक है और इस प्रकार चिंतित होने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स की यह चिंता निराधार है। साइंस में घुट घुट कर पढ़ने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि वह कॉमर्स या आर्ट्स खुलकर पढ़े और उसमें अपना बेस्ट दे? इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम करियर हैं जिनमें एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए भी उतने ही अवसर हैं जितने कि एक साइंस वाले के लिए हैं।
एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि साइंस स्ट्रीम को और स्ट्रीम्स के मुकाबले क्यों बेहतर माना जाता है। दरअसल यह एक सामाजिक सोच का परिणाम है। एज ए स्ट्रीम साइंस को श्रेष्ठ मानने के पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे समाज में डॉक्टर और इंजीनियर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर हमारे देश और समाज के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर को जहां भगवान का रूप माना जाता है, वहीं इंजीनियर देश का निर्माण करता है। लेकिन क्या हम वाकई उनके टैलेंट का सम्मान करते हैं? नहीं, हम उनके टैलेंट से ज्यादा उनकी इस सफलता का सम्मान करते हैं जिसके बूते पर किसी को पावर, पोजीशन और पैसा मिलता है। दूसरा कारण, पेरेंट्स सोचते हैं साइंस स्टूडेंट्स के पास ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे को साइंस स्ट्रीम में इसलिए भेजने की कोशिश करते हैं जिससे वे अपने उन सपनों को पूरा कर सकें जो उनके खुद के पूरे नहीं हो पाए। वे यह जानने में नाकाम रहते हैं कि बच्चे की चॉइस, उसकी क्षमता, उसकी रुचि भी तो मैटर करनी चाहिए। ऐसे में बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते तो हैं, लेकिन अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से। हमारा समाज और हमारे परिवार बच्चों को पहले साइंस और फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, जिससे कि सोसाइटी में वे गर्व से कह सकें कि उनका बच्चा एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रहा है और उनकी नाक ऊंची रह सके। हमारा समाज हमेशा से साइंस और नॉन साइंस के बीच भेदभाव करता आया है। इसके पीछे का कारण है पूर्वाग्रह धारणा। वह धारणा कि जो बच्चे पढ़ाई में ब्रिलियंट हैं उन्हें साइंस, और जो औसत या कमजोर हैं उन्हें कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहिए। हमारा समाज हमेशा साइंस को महिमा मंडित करते आया है। वह समानता और न्याय की बात तो करता है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, भेदभाव करना हमारी सामाजिक सोच के मूल में है। किसी ने भले ही किसी अच्छे कॉलेज से कॉमर्स या आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन उससे ऊंचे करियर और अच्छी सैलरी की उम्मीद कभी नहीं की जाती। इस संबंध में लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब है। पेरेंट्स बीकॉम या बीए करते ही उसकी शादी की सोचने लगते हैं। यहां तक कि लड़की के इन-लॉज भी लड़की को मात्र एक हाउसवाइफ, बहू से ज्यादा इमेजिन नहीं करते। ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ही तरह के काम को लेकर आईटीएंस को ज्यादा पे किया जाता है। साइंस और नॉन साइंस के बीच इस भेदभाव को मिटाना होगा। नॉन साइंस इज नॉट नॉनसेंस, यह संदेश मैं सबको देना चाहता हूं। हां, यह बात सच है कि आपका बच्चा साइंस नहीं लेगा तो वह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सब कुछ है? यदि कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या उसके लिए अच्छा करियर बनाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं? सच्चाई यह है कि कॉमर्स और आर्ट्स के क्षेत्र में अवसर हैं। लोग यह जानते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको आज भी लगता है कि साइंस के मुकाबले कॉमर्स या आर्ट्स में बहुत कम अवसर हैं। इसलिए साइंस कॉमर्स से बेटर मानते हैं। अगर हम लोग पैसे की दृष्टि से देखें तो लोगों की यह धारणा है कि इंजीनियर, डॉक्टर आदि बहुत पैसा कमाते हैं। यह बात उतनी सच भी नहीं है, क्योंकि यदि आप मुट्ठी भर आईटीएंस को छोड़कर किसी इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी देखें तो वह इतनी होती है जिससे उसका अपना गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। एक मेडिकल के छात्र को एक डॉक्टर बनने में कितना लंबा समय और संघर्ष करना पड़ता है, यह वही जानता है। और फिर यह भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनते ही वह लाखों कमाने लगे। सारांश यह है कि उन्हें भी इस स्तर तक पहुंचने में बरसों लग जाते हैं। आज आपको अधिकतर इंजीनियर और साइंस ग्रेजुएट्स बैंक, एसएससी की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे, जिसकी तैयारी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो आखिर क्या फायदा हुआ उनके इंजीनियरिंग और साइंस लेने का?
ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स आपको मिल जाएंगे जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो उनकी फील्ड से बिल्कुल अलग है। प्यारे दोस्तों, यह मायने नहीं रखता कि आप किस स्ट्रीम या डोमेन में काम कर रहे हैं, मायने यह रखता है कि क्या आप खुश हैं, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, अच्छी या रीजनेबल सैलरी मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जो अंततः एमबीए ही करते हैं और मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट बिजनेस में आते हैं, जो कि सारा कॉमर्स ही तो है, जिसका साइंस से कोई लेना देना है ही नहीं। यह सच है कि किसी कॉमर्स स्टूडेंट को यह नहीं पता होगा कि चीजें टेक्निकली कैसे काम करती हैं। तो यह बात भी तो इतनी ही सच है कि क्या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट यह जानता है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। मायने यह नहीं रखता कि आपने किस विषय में पढ़ाई की है, मायने यह रखता है कि जिस विषय में भी आपने पढ़ाई की है उसमें कितनी मेहनत की है, उसमें कितना ज्ञान लिया है और उस ज्ञान या नॉलेज को प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली किस हद तक अप्लाई किया है। हमारे समाज में आज भी जो एक मिथ है कि साइंस सबसे अच्छी स्ट्रीम होती है, उसके बाद कॉमर्स और अंत में आर्ट्स का नंबर आता है, या यूं कहें कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं उन्हें कॉमर्स या आर्ट्स दिलवा दी जानी चाहिए। इस मिथ को झूठा साबित करने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके 60% मार्क्स होने के बावजूद भी उन्होंने साइंस ली है, जबकि 97% वालों को कॉमर्स और यहां तक कि आर्ट्स लेते हुए भी देखा है। आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा किसी प्रोफेशन का नाम तो लीजिए। आप यह पाएंगे कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए वहां दरवाजे बंद नहीं हैं, फिर वह चाहे कोई बैंक, आर्मी, एसएससी, पुलिस या आईएएस ऑफिसर हो, या लॉयर, अकाउंटेंट, सीए, फैशन डिजाइनर या किसी ऊंची कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अगर सारे ही डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे तो अच्छे इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, टीचर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, सिंगर्स, पेंटर्स कहां से आएंगे। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे प्रोफेशन हैं जहां कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट की सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एक सीए बनने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड का होना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसी प्रकार से यदि किसी का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है तो आप खुद ही देख लें, आईएएस की तैयारी में अधिकतर आर्ट्स सब्जेक्ट्स की भूमिका होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी आदि। सब चीजें आपके टैलेंट और इंटरेस्ट पर निर्भर करती हैं और इस पर कि आप भविष्य में किस करियर फील्ड में जाना चाहते हैं। इसलिए औरों की मत सुनो। यदि लोग आपको कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट होने के नाते हिकारत की नजर से देखते हैं तो देखने दो। आप अपना काम करते रहिए और एक दिन यह साबित कर दीजिए कि एक नॉन साइंस स्टूडेंट भी लगभग हर क्षेत्र में अच्छा कर सकता है और वह किसी से किसी प्रकार से कम नहीं है। आप और मैं अनेकों ऐसे व्यक्तियों को जानते होंगे जो साइंस या मैथमेटिक्स की स्ट्रीम से आए हैं और जीवन में सफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों के अंडर काम करते हैं जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। आपने अपने लिए जो सब्जेक्ट चुने हैं उन पर गर्व करें। इस बात की परवाह ना करें कि और लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप जजमेंटल और रूढ़िवादी लोगों की सोच बदलने निकलोगे तो यह जीवन उसके लिए बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए टैलेंट को तवज्जो दीजिए, सफलता को नहीं। टैलेंट होगा तो सफलता अपने आप ही मिलेगी। एक बच्चे ने कॉमर्स इसलिए ली क्योंकि उसको साइंस नहीं मिल पाई। यह धारणा एक ना एक दिन जरूर बदलेगी और वही एक नई शुरुआत होगी। आप में से जो लोग भी ऐसा मानते हैं मुझे कमेंट करके बताएं और जो नहीं भी मानते वह भी बताएं। मुझे इंतजार रहेगा। 12th का रिजल्ट आपके हाथों में। आप लोग करियर के एक नए फेज में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आपके दिलों में
नई उमंगें भी होंगी और कुछ उत्सुकताएं भी। आप में से कुछ बच्चों ने तो शायद पहले से ही सोचा हुआ होगा कि उनको आगे क्या करना है, लेकिन आप में से एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिन्होंने इस विषय में अभी कुछ भी तय नहीं किया है और इसको लेकर उनके मन में ढेरों सवाल व कंफ्यूजन्स भी होंगे। मेरा मानना है जहां सवाल हैं वहां उनके जवाब भी हैं और जहां कंफ्यूजन्स हैं वहां उनके सॉल्यूशंस भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका करियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर। और आज के सेशन के माध्यम से हम जानेंगे 12th कॉमर्स या आर्ट्स के बाद उपलब्ध बेस्ट कैरियर ऑप्शंस के बारे में, जो आपको करियर की उड़ान के लिए नए पंख देंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो 12th कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स यह जान लें कि कॉमर्स या आर्ट्स के भावी करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। हाँ, यह सच है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे और वो तो आपको बनना भी नहीं था, तभी तो आपने कॉमर्स या आर्ट्स को चुना था। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों करियर ऑप्शंस के अलावा आपके सामने लगभग हर क्षेत्र में अपना करियर बनाने के रास्ते खुले हुए हैं। फिर वह चाहे कोई बैंक, आर्मी, पुलिस या आईएएस की फील्ड हो, या लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैशन डिजाइनर या मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशंस की बात हो। जर्नलिज्म, आर्ट्स, टीचिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, पेंटिंग, क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां आप नहीं जा सकते? 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के पास फर्दर करियर डेवलपमेंट के दो प्रमुख ऑप्शंस हैं। नंबर 1, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना। इसके अंतर्गत एनडीए, एसएससी, एयरमैन आदि की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2, आगे की पढ़ाई जारी रखना। इससे मेरा मतलब है आगे कुछ डिग्री कोर्सेज जैसे बीकॉम, बीए, बीबीए आदि, या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए आदि, या विभिन्न ट्रेड्स या विषयों में डिप्लोमा कोर्सेज करना। 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सिवाय बीकॉम के लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। यदि आप भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं तो एनडीए से बेहतर विकल्प आपके लिए कोई नहीं है। इसके द्वारा आप सीधे ऑफिसर पद पर सेना में भर्ती होते हैं। एनडीए एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट किया जाता है। यह एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसके 2 चरणों में सबसे पहले रिटन एग्जाम और दूसरे चरण में एसएसबी इंटरव्यू किया जाता है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स एनडीए के आर्मी विंग के लिए ही परीक्षा दे सकते हैं, नेवी या एयरफोर्स के लिए नहीं। लेकिन निराश ना होइए, क्योंकि ऐसे बच्चे भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स को एज एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एयरमैन ग्रुप वाई एग्जाम को पास करने की आवश्यकता होगी। डिफेंस फोर्सेज में ना जाने के इच्छुक बच्चे एसएससी की परीक्षा, जिसको CHSL या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम भी कहा जाता है, पास करके शानदार सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह परीक्षा 2 स्टेजेस में आयोजित की जाती है, टियर 1 और टियर 2। जो दोनों स्टेजेस को क्लियर करते हैं वे टियर 3 यानी स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए शामिल होते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा कुछ अन्य सेंट्रल और स्टेट लेवल की जॉब्स भी प्राप्त की जा सकती है। स्टेट लेवल की जॉब्स में ग्रुप सी या समूह गय के स्तर की परीक्षाएं आपके लिए
बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी ना कर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सामने दो श्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं। पहला, आप कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं। नंबर 2, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स के अंतर्गत आप विभिन्न विषयों व स्पेशलाइजेशंस के साथ बीकॉम, बीए कर सकते हैं या बीसीए, बीबीए, बीएचएम जैसे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, जो डिग्री के साथ साथ आपको एक सीधा प्रोफेशनल लाभ भी दे सकते हैं। यहां यह समझ लेना भी महत्वपूर्ण होगा कि यदि आप इन डिग्री कोर्सेज को किसी रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट या 12th के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं और किसी नामी इंस्टीट्यूशन से लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको क्लैट या कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में बीकॉम या बीए कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन 12th क्लास में स्कोर किए गए आपके मार्क्स के आधार पर होगा। यदि हम प्योर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरीशिप और सीडब्ल्यूए या सीएमए जिन्हें क्रमशः कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट व सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहा जाता है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज काफी कठिन हैं, लेकिन इनकी भारत के साथ साथ विदेशों में भी अत्यधिक प्रतिष्ठा है। ये कोर्सेज एक शानदार और सम्मानजनक कैरियर की गारंटी होते हैं। इन तीनों कोर्सेज में एक समानता यह है कि तीनों में 12th करने के बाद प्रवेश लिया जा सकता है और इन्हें 3 स्टेजेस में पूरा किया जा सकता है, जिनको क्रमशः फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल स्टेज कहा जाता है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेना जितना आसान है, इनको सफलतापूर्वक पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए यदि आपका इस क्षेत्र में रुझान है, आप अत्यधिक धैर्यवान हैं और कठिनतम परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं तो ही इन कोर्सेज का चुनाव करें। चलिए अब जानते हैं डिग्री कोर्सेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले बीकॉम की बात करते हैं। जिन छात्रों ने 12th कॉमर्स मैथ्स के साथ की है वे इन क्षेत्रों में बीकॉम कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। जबकि कॉमर्स नॉन मैथ वाले छात्र के बीकॉम स्पेशलाइजेशंस इस प्रकार हो सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीए, दोस्तों वह दिन गए जब बीए को हल्के में लिया जाता था, लेकिन आज के समय में इस तरफ युवा पीढ़ी का रुझान बहुत बढ़ा हुआ है। इसके पीछे कारण है कि कुछ क्षेत्रों के लिए आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के विषय अधिक फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। जैसे यदि किसी को मास कॉम के क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए लैंग्वेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों की जानकारी औरों की तुलना में ज्यादा लाभ दे सकती है। इस प्रकार सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की पहली पसंद ह्यूमैनिटीज विषय ही होते हैं, क्योंकि इस परीक्षा का लगभग 80% कोर्स आर्ट्स विषय से संबंधित है। कुछ वर्षों से बीए का स्वरूप भी बदला है। कभी मात्र कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में किए जाने वाले इस डिग्री कोर्स में आज के समय में जर्नलिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लाइब्रेरी साइंस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी शामिल हैं। कुछ प्रमुख बीए डिग्री कोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। अब यदि हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की बात करें तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज की जॉब मार्केट में इनके प्रोफेशनल्स की भारी मांग होने की वजह से इन कोर्सेज की चमक निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ प्रमुख प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इस प्रकार हैं। बीबीए या बीएमएस,
एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए ये कोर्सेज बेस्ट माने जाते हैं। बीसीए या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, आईटी व सॉफ्टवेयर में रुचि रखने वाले नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बीसीए कोर्स से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बीसीए को कंप्यूटर साइंस या आईटी में किए गए बीटेक या बीई के समकक्ष भी माना जाता है और यही बात इस कोर्स को यूनिक व आकर्षक बनाती है। एनिमेशन के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बी-डेस एनिमेशन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंतर्गत आप 2D, 3D एनिमेशन तो सीखते ही हैं, साथ ही ग्राफिक व वेब डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, VFX आदि में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, अतिथि देवो भव के सिद्धांत को मानने वाले और दुनिया की टूरिज्म कैपिटल बनते हमारे देश में हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में संभावनाएं और अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में जाने के लिए BHM या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण माध्यम है। BTTM या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स भी इससे मिलता जुलता कोर्स है। डिजाइनिंग, यदि आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको यह तय करने की जरूरत है कि आप किस चीज की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग तक ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां आप कदम रख सकते हैं और नाम और पैसे के साथ साथ जबरदस्त क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन खासतौर से ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया गया कोर्स है, लेकिन अगर मीडिया इंडस्ट्री आपको लुभाती है और आप सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों को प्रबलता से जनता के सामने उठाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का क्षेत्र ठीक आपके लिए ही बना है और BGMC इसके लिए एक पॉपुलर डिग्री है। BMS या बैचलर इन मास मीडिया इसी से मिलता जुलता ही एक अन्य कोर्स है। हमारे देश में ऐसे अनेकों कोर्सेज हैं जिनको ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है, जैसे लॉ के क्षेत्र में LLB और मैनेजमेंट के क्षेत्र में MBA आदि। लेकिन यदि कोई 12th के बाद सीधे इन कोर्सेज में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो ड्यूअल डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इनको इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इनमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इंटीग्रेट कर दी जाती है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के दो प्रमुख फायदे हैं। नंबर 1, समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए जैसे LLB को ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है और यदि BA और LLB को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको 3+3 यानी 6 साल लगेंगे, जबकि BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स मात्र 5 साल का ही होगा। दूसरा फायदा यह है कि आपको अपना टारगेटेड कोर्स करने के लिए एक ही बार प्रवेश परीक्षा या एक ही बार प्रवेश लेने की या एंट्रेंस लेने की आवश्यकता होगी। कुछ प्रमुख ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। यदि आप 12th के बाद लंबी अवधि, मेरा मतलब है 3 साल या इससे ज्यादा अवधि वाले कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं तो 6 महीने से 2 वर्ष की अवधि वाले शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोर्सेज लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्र का चुनाव करके इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इस प्रकार के कोर्सेज द्वारा आप अपने एक पर्टिकुलर कौशल या स्किल को निखार सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यह योग्यता न सिर्फ आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में मददगार होगी, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
या स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले भी खुद का रोजगार या बिजनेस बेहतर रूप से चलाने के काबिल होंगे। दोस्तों, हमारे करियर में ना तो ऑप्शंस की कमी है और ना ही अवसरों की कमी है, तो एक क्लियर विजन और उसी के अनुसार की गई सही करियर प्लानिंग की। इन दोनों का सही तालमेल आपको आपके करियर में सफलता की नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। ऐसा मेरा दावा भी है और वादा भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाए गए ऑप्शंस आपको आपके फर्दर करियर डेवलपमेंट में पूरी मदद करेंगे। यदि अभी भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।